बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने एक इंटरव्यू के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट की है। कल उसका फ़र्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ड्रेस कोड के लिए लाजमी नहीं है कि आप वेस्टर्न कोट ही यूज़ करें। वेस्टर्न कोड का मतलब क्या है? पैंट, शर्ट, टाई। अगर आप कंफर्टेबल हैं ईस्टर्न ड्रेस में, जो हमारा शलवार कमीज़ या वास्कट, उसके हवाले से मैंने कल बताया था कि किस तरह करके मेल और फीमेल दोनों अपना जो लिबास है वो सेट करेंगे। वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। हमारा आज का जो सेकंड लेक्चर है बेसिकली इसके अंदर कुछ और बेसिक और बुनियादी बातें जो हमने पढ़नी है आज इंटरव्यू के हवाले से। सबसे पहली चीज़, आपका लहजा बहुत से भी ज़्यादा मैटर करता है। बात करने का तरीक़ाकार। कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आम तौर पर आपने नोट किया होगा कि जो मेरे दूसरे लेक्चर्स होते हैं मैं वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ बात करता हूँ, लेकिन इंटरव्यू के लिए ठहर ठहर के बात करने का मकसद आप लोगों को ये समझाना कि आपका जो लहजा है उसमें एक ठहराव होना चाहिए। आवाज़ ना बहुत ज़्यादा ऊंची हो और ना बहुत ज़्यादा धीमी। ये अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे कि आपकी आवाज़ कितनी ऊंची होनी चाहिए? जब आप इंटरव्यू वाले कमरे में दाखिल होंगे तो आपका फ़ासला इंटरव्यू करने वाले से कितना है? आम तौर पर टेबल और टेबल से आगे 4 या 6 फुट का फ़ासला होता है। जितने फ़ासले पे इस वक्त शुएब मौजूद है, इतना फ़ासला कम अज़ कम इंटरव्यू करने वाले में और इंटरव्यू देने वाले में होता है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे आपके कमिश्निंग सर्विसेज एफपीएससी वगैरह के इंटरव्यूज़ हैं वो पैनल इंटरव्यूज़ की सूरत में होते हैं, जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले 3, 4, 5 लोग होते हैं। तो उन सब लोगों से एक वाज़े डिस्टेंस जो 6 से 10 फुट का होता है उस पे इंटरव्यू को बिठा दिया जाता है। तो अब आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना जो वॉइस है वो एडजस्ट करना है वॉल्यूम को, कि ना ये बहुत ज़्यादा हो ना ये बहुत कम हो, इतना हो कि आपकी आवाज़ ये स्टार्ट ही नॉर्मली होता क्या है, स्टार्ट में एक मिनमनाती सी जो आवाज़ निकलती है वो आपके इंटरव्यू के पूरे इम्प्रेशन को वहीं पे तबाह कर देती है। एक छोटी सी चीज़ जहन में रख के जानी है, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर आपका मुकद्दर यहाँ पर लिख दिया गया तो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। तो सामने बैठा हुआ शख्स राज़िक नहीं है, वो अल्लाह की ज़ात है। तो फिर हमें इस बात को सोचकर उससे डरना, ये करना कि जी पता नहीं ये बंदा अगर मेरे ख़िलाफ़ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे बेहतर कुछ सुना होगा। तो ये वाहिद चीज़ है कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि सामने बैठा वाला शख्स, उसके हाथ में ये जॉब आपके लिए नहीं है, डिसाइड हो चुका है। आपने अपनी हिम्मत और अपने करेज के साथ जाकर सामने बैठना है और अपना बेस्ट आपने देना है जो आपका काम है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आज का टिप नंबर 1, आपका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, जितना फासला है उसके मुताबिक। नंबर 2, बोलने का स्टाइल, जिस हम तरह से बोलते हैं कि ये होगा, ये नहीं होना चाहिए। या दूसरा हाँ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका बोलने का तरीक़ाकार? जैसे कि मैं भी आपको बोल के बता रहा हूँ, आपका जो लफ्ज़ है वो वाज़े क्लियर हो। अगर आप अच्छी इंग्लिश में बात कर सकते हैं तब कीजिएगा, नहीं कर सकते उर्दू में जवाब देते। लाजिम नहीं है कि इंग्लिश, हाँ इंग्लिश उर्दू को मिक्स कर सकते हैं तो मिक्स करें, बट ओरिजिनली जो आपका तरीक़ाकार है वो आपने लेना है। लेकिन असूल ये होता है कि अगर सवाल आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब है, सवाल उर्दू में हो तो जवाब उर्दू में होना चाहिए। नंबर 3, देखना किसको है। कितने लोग होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 या 3 लोग जो सवाल करे। जैसे भी आप जब मुझसे बात करते हैं तो आप उसको देख के बात करेंगे या मुझे डायरेक्ट देख के बात करेंगे? मुझे देख के बात करेंगे। और अगर इसी दौरान आप उससे बात करेंगे तो आप किसको देखेंगे? उस शख्स को देखेंगे। सिंपल सा असूल है, जो आपसे सवाल करेगा आपका पहला आई कांटेक्ट उसके साथ होना चाहिए। बाकी लोग देख ज़रूर रहे होते हैं,
एक सरसरी सी नज़र उधर भी हो, लेकिन असल जवाब किसने है? जिसने सवाल किया। तो आपने दर हकीकत इस तरह उसको बताना है कि ये नहीं कि सवाल पूछा है इसने और आप अपना जो है वो चेहरा उधर ही रख के आप उसको जवाब दें, ये गलत है। जिसने सवाल पूछा उसको देखते हुए आपका जवाब उसी को मुखातिब करके होना चाहिए। नेक्स्ट, बैठना किस तरह, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोगों ने कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर लोग ड्रॉप किए किस बात पे? ये या ये किसी के पाँव हिल रहे होते हैं, प्रैक्टिकली लोग कांप रहे होते हैं। मैं इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि यार क्या किस चीज़ का डर खौफ है जो आपको कांपने पे मजबूर कर होता है? लहजे कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, और ऑब्ज़र्व की जाती हैं ये चीज़ें। आपका जो हाथ है उसमें जो एक कपकपाहट है वो दूर से देखी जाती है और उसको नोट किया जाता है। आपके लहजे की मिनमिनाहट को नोट किया जाता है। तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़, चेयर आपने देखनी। चेयर जनरली किस किस्म की होगी? इस किस्म की होगी। वो कोई रिवॉल्विंग चेयर नहीं होगी, वो रिलैक्सिंग चेयर नहीं होगी, एक एक्टिव चेयर होगी। इंटरव्यू ज़्यादा देर भी कंटिन्यू हो सकता है, 30, 40, 50 मिनट, 1 आवर तक इंटरव्यू चले जाते हैं एफपीएससी के। तो फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, आम तौर पे कुर्सी का जो आगे वाला हिस्सा है ना, उस पर यूं करके अड़ के बैठे होते हैं। अब वो तंग भी होते हैं, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैं कुछ और मूव करूंगा तो शायद वो बंदा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ले जाए। तो वो क्या होता है, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कभी भी वो प्रॉपर जवाब नहीं। तो आपका है क्या तरीकाकार क्या है? आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, आप प्रॉपर चेयर को यूज़ करें, और चेयर पे जब आप बैठें तो आप अपने कोट को फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक बार के लिए सेट कर लें। अगर आपने पेंट कोट पहना है, शलवार कमीज़ है, आप उसको टोटल ठीक कर लें। लेकिन वहाँ पे जाके ये नहीं करना, ये ऑफिस के बाहर ही जितना भी कुछ करना है, सूदिंग टेबलेट ले लें। कोई ना कोई, अगर गले का कोई ऐसा मसला है, या पानी की बोतल साथ रखें, अंदर लेकर मत जाएं। इंटरव्यू पे जाने से पहले पानी थोड़ा सा पी लें, लेकिन इतना भी पानी नहीं पीना कि इंटरव्यू के दौरान आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो। अक्सर हमने देखा है, एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था तो थोड़ी देर बाद बच्चा कहता कि सर मैं आई गो टू वॉशरूम, तो मैं उसके मुँह की तरफ देख रहा कि यार ये क्या है। तो इस तरह ना हो कि आपको वॉशरूम जाना पड़े, या इस तरह ना हो कि आपके होंठ खुश्क हो जाएं। ये चीज़ें आपने ख्याल रखना। बैठ गए, बैठने के बाद जो सबसे बेस्ट पोस्चर होता है ना, टांगें एक दूसरे के ऊपर नहीं जाती। हाँ, जो पाँव की सिर्फ मूवमेंट होती है ना, कि वो इस तरह करके कोशिश करें हमेशा राइट ओवर लेफ़्ट। लेफ़्ट पाँव किधर हो आपका? पीछे, और राइट पाँव उसके ऊपर। बैठ के दिखाओ किस तरह मैं कह रहा हूँ। ये यूं करके नहीं बैठना, छोड़ दो फ़ोन। तो क्या हो, लेफ़्ट पाँव पीछे, और इतना आप उस चेयर पे बैठे कि पाँव ज़मीन पे लगें। वजह, चेयर पे ज़्यादा पीछे हो जाएंगे तो फिर भी पाँव ज़मीन पर नहीं लगते। तो आपने उस चेयर पे एक अपना पोस्चर बनाना, लेकिन वो अखड़ा हुआ फौजी वाला पोस्चर नहीं होना चाहिए। ये नहीं, एक जिस तरह हम नॉर्मल बैठते हैं, और अगर मेरी तरह पेट निकला हुआ है तो थोड़ी देर के लिए तो सांस रोका जा सकता है, ज़्यादा देर नहीं रोका जा सकता। तो उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लूज़ ड्रेस पहन ले ताकि ये चीज़ बुरी महसूस ना हो। पाँव रख लिए, चेयर जो भी होगी आर्म चेयर होगी, एक स्लाइड सा बैक टच, ताकि आपकी कमर को सपोर्ट करे। ज़्यादा देर के लिए बैठे तो आप थके ना। हाथ की बेस्ट पोजीशन ये है, लेकिन मुजस्मा नहीं बनना। कुछ देर के बाद आप उसको मूव करके यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको मूव करके यहाँ पे करें तो आपका हाथ कॉन्फिडेंटली स्टैटिक तरीके से हो। ये ना हो कि आप, ये सबसे नेगेटिव चीज़, ये सबसे नेगेटिव चीज़, ये सबसे नेगेटिव चीज़, ये नहीं होना चाहिए। पोस्चर अंदाज़ा हो गया, बैठ के जनाब। अब क्या है, लहजा बता दिया, टोन बता दी, किस तरह बात करनी है। अगली बात, कभी भी इंटरव्यू करने वाले के साथ ना तो आर्ग्यू करना है और ना ही आपने रैश होना। यही सबसे बड़ी खामी, मैंने बड़े लोग इस पर ड्रॉप होते देखे हैं। कुछ सवालात का मकसद ही आपको गुस्सा दिलवाना होता है। हम सब लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं, हम किसी भी सूरत यहाँ पर कभी भी अपनी माँ, बहन, बेटी, इनके बारे में बात बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो समटाइम्स वहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाता है कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या मैं इसको जवाब दूँ। फॉर एग्जांपल मैं बैठा हुआ था, साथ मेरे जो एक इंटरव्यू करने वाले उसने क्वेश्चन पुट किया कि जी अगर कभी ऐसा हो कि आप अपने घर में जाएं और आपकी जो बहन है वो बिल्कुल कपड़ों के बगैर अगर बेड पे लेटी हो तो व्हाट विल यू डू। तो सोच में पड़ गया कि यार व्हाट शुड आई डू। तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था कि जी वो छोटी बच्ची अगर है तो मैं जाके फ़ौरन उसको लिपेट के कवर करूँगा। हो सकता है बाज़ औक़ात जब वो अचानक कोई जो होती है माँ होती है, अगर वो बच्चे को नहला रही होती है, समटाइम्स बच्चा अपना टॉवल राइट लेफ़्ट कर देता है, तो मैं डेफिनेटली उसको जाके कवर कर दूँगा। सिंपल इज़ दैट। आपका जहन बता रहा है कि आपने इधर रहना। अगर आपकी इमेजिनेशन में चला गया तो आप क्या कह रहे हैं ऐसा क्यों होगा, तो वो कहेगा कि नहीं ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा होगा, आप चाहें चले जाए। बहुत से सवालात जिनका मकसद गुस्सा दिलाना, इस तरह की बातें करना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे आप प्रोसिक्यूशन साइड पे वो कैसे सवाल पुट कर देता कि जनाब अच्छा जी अगर आपकी वाइफ के साथ रेप हो जाए तो आप क्या करेंगे मुल्ज़मान के साथ, आप उनको किस तरह करके सज़ा दिलवाएंगे। प्रोसिक्यूशन साइड पे आप अब क्या आप करेंगे, अब इसका क्या जवाब होगा? इसका रेशनल जवाब है कि जनाब जनरली जब कोई शख्स किसी भी मैटर में पर्सनली इन्वॉल्व हो तो वो उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। डेफिनेटली मैं ऐसा मैटर किसी और ऐसे प्रोसिक्यूटर को दूंगा जो अकॉर्डिंग टू लॉ वहाँ पे एक्ट अपॉन करे। सवाल जितना भी पेचीदा और मुश्किल, आपका जवाब उतना ही क्या होना चाहिए, सिंपल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे वो सवाल का जवाब नहीं मांगना चाहता, आपके चेहरे के बदलते हुए रंग, सुर्खी और तेवर देखना चाहता है। अनप्रोफेशनलिज्म क्या होगा कि सवाल पे आपके वो हाथ यूं होगा तो उसको पता चल गया कि यार ये बंदा इसको फील कर रहा है, इन चीज़ों को, ये बंदा इन चीज़ों को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। और अगर इन केस आप जैसे कि नॉर्मल बैठे हैं उसका कोई भी सवाल, ये ऐसा कब होगा जब ऐसे तमाम सवालात से आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे, आपको पता होगा कि मैंने इनका क्या जवाब देना है। फिर इसके बाद एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि सामने लोग तो बैठे हैं, पीछे एक बंदा आएगा, दरवाजे की ची की आवाज़ आएगी, ये बहुत नेगेटिव है। आपका काम क्या, आप इंटरव्यू देने के लिए आप बैठे सामने, आप इंटरव्यू दें, दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है, कंसर्न नहीं है आपके साथ। पीछे को बंदा कुछ चीज़ गिरा देगा, ढप गया बंदा, ख़त्म, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ओ भाई आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, जो चीज़ें ढप डुप धड़क धड़क हो रही है होने दें। आपका कंसर्न किसके साथ है? आपका कंसर्न सामने वाले उस शख्स के साथ है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। राइट लेफ़्ट पे तवज्जो आपने नहीं देनी। अगर कोई कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा, हो रहा है, वो होने दें। आपकी तवज्जो का मरकज़ वो शख्स जिसने आपसे सवाल पूछा है, उसको दिया जाने वाला जवाब। फिर एक और बड़ी गलती, हर सवाल का जवाब आता भी हो तो भी फ़ौरन नहीं देना, ना भी आता हो तो फ़ौरन सॉरी नहीं करना। हर सवाल के सही और गलत जवाब देने का वक्फा बराबर होना चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछा है पाकिस्तान पिनल कोड के कितने सेक्शन हैं, आपको पता है 511 है, 511, ओ नहीं यार, कितने सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड के? सर 511। कोशिश करें कि हर जवाब के साथ जो कम्प्लीमेंट्स हैं, सर, मैडम, जनाब, उस सूरत में उसको दें। सर 500 के, और शॉर्ट आंसर से बेहतर है कि उसको कंप्लीट करें, सर पाकिस्तान पिनल कोड के 511 सेक्शन है। एक बाकायदा जवाब की सूरत में उसको आपने वो चीज़ बतानी है। अब उसने सवाल पूछा रॉबरी के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, गलत। क्या किया मैंने? यूँ नहीं करेंगे तो सॉरी सर, सॉरी सर के लिए ये नहीं है, सॉरी सर हिले बगैर ज़ुबान हिलनी चाहिए, नोशन ऑफ द हेड वो नहीं होना चाहिए। अब बाज़ औक़ात सवाल की समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है कि जब आप उसको ये कहें कि सर प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। सर क्या आप अपने सवाल को दोहराएंगे? सर काइंडली, मैं कुछ ये नहीं कहना कि सर आप आहिस्ता बोल रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है। क्या होता है, आप तो वहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अच्छा जो CRPC है एक्विटल कहाँ पे होता है, कुछ समझ आइए आपको? गलती किसकी है? मेरी। ये नहीं कहना
कि सर वो आपकी समझ नहीं आई ना, आपको गलत नहीं करना। किसके साथ मसला है? मेरे साथ मसला क्या है? मसला ये है सर सॉरी मुझे समझ नहीं आई, काइंडली क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप। गलती किसकी है? इंटरव्यू देने वाले की। आपने कभी भी उसको किसी भी सूरत ना उसके साथ गुस्सा करना है, ना उसको गलत करना है, ना ही उसके साथ बहस करनी है। पिछली बार KPK में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए, एक क्वेश्चन पे एक बच्चे को मैंने सिंपल एक सवाल का जवाब तैयार करवाया, क्योंकि वो थे पठान थे, जज्बाती होते हैं आपको पता। तो उसको मैंने एक चीज़ कही, मैंने कहा जहाँ पे मसला बने वो अड़ जाता था। मैंने कहा अड़ने की बजाय सबसे, कहता जी मैं सही चीज़ को नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा यार वो बाज़ औक़ात सही गलत की बात होती ही नहीं है। वो बच्चा आजकल माशाल्लाह मजिस्ट्रेट है। इसी सवाल पे उसको बाद में अप्रिशिएट भी किया गया कि यार उसमें होता क्या है कि एक चीज़ जो बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है? गलत। यानी कि मैं हूँ इंटरव्यू लेने वाला और आप इंटरव्यू देने वाले हैं, आप सही और मैं क्या हूँ? गलत। और बड़ी डेफिनेट सी चीज़ है, फिर भी आप मुझे गलत नहीं कहेंगे, तो इसका जवाब क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ कि जनाब पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त महंगाई की, वो लोग मोबाइल में बहुत बैलेंस डालते हैं, इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। क्या कहते हैं आप? क्यों महंगाई वैसे क्यों है पाकिस्तान में? क्या वजह कोई बताएंगे आप? आपके ख्याल में क्या वजह है? किस वजह से महंगाई है? बताओ, जवाब दो। ये इम्पोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा है। हाँ जी, किस वजह से महंगाई है? बिजनेस नहीं है। उसके अलावा मोटी मोटी चीज़ें कौन सी हैं? मेन चीज़ें, प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम है, पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल का रेट, हमारी सारी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है? पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। असल वजह ये है, मोबाइल के पैकेजेस वजह है? नहीं है ना। यार मोबाइल की वजह से सारा कुछ हुआ है। अब डेफिनेट है कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो सर मेरे ख्याल में जो मेन रीज़न है महंगाई का, वो हमारे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं उनका डे बाय डे महंगा होना, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ही नहीं होता। क्योंकि हम जब पेट्रोलियम हाई रेट्स पे बाहर से लेते हैं और उसके बाद जब हम उसको आगे प्रोवाइड करते हैं महंगे दामों, तो उसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ और तमाम चीज़ें क्योंकि पेट्रोल पे डिपेंड कर रही होती हैं, चीज़ें महंगी पैदा होती हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मोबाइल इसकी वजह है, तो आखिर इसका एंड क्या होगा? सर मेरे मुताबिक तो सर पेट्रोलियम मसनूआत है, बट सर मैं आपकी जो ओपिनियन है उसकी कदर करता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। बात ख़त्म। हर ऐसी बात पे क्या है, हर ऐसी बात पे भी नहीं, ये 2-3 ऐसे मामलात होंगे कि जहाँ पे आपका जवाब क्या होगा सर? आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मतलब मैं सही कह रहा हूँ, आप गलत है, बट क्योंकि आप सीनियर हैं तो आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। ये नहीं कि सर आप गलत हैं, ऐसा नहीं, वला क्या ऐसा हो, अक्सर लोग ज़िद कर लेते हैं। नहीं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन पे बात को क्या कर देंगे आप? क्लोज कर देंगे। गुस्सा, मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया, कुछ ऐसे सवाल मैंने पूछे, वो जो हमारा सेशन था 2022 में हुआ था, हमारे पास 10 बच्चे आए थे इंटरव्यू की तैयारी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह 6 मजिस्ट्रेट बने थे उसमें से KPK के अंदर। तो उसमें जब सवाल हुआ, नॉर्मली फैमिली लाइफ के हवाले से कुछ ऐसे सवालात कर दिए जाते हैं कि जिसमें किसी को रैश किया जाता है। उसमें मेन चीज़ यही है कि आपका लहजा नहीं बदलना चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक। सवाल का जवाब आता है तब भी वही लहजा, नहीं आता तब भी वही। और इसमें एक और बड़ी गलती, पाकिस्तान कब बना था? पूरी डेट बताएं, कब बना था? कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? नहीं होना चाहिए, सीधा जवाब। कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? 1876। सन कौन सा था? डेट कौन सी थी? कायदे आज़म इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ तो याद करें, कौन सी थी? 25 दिसंबर। देखिए अब इतना तो नहीं सोचना चाहिए था ना। 25 दिसंबर 1976। 25 दिसंबर 1976। ओ 1876। ये नहीं होना चाहिए।
पहले ही सोच के बताएं 25 दिसंबर 1876। सर 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म, पूरा उसको फ़िक्रे को मुकम्मल करना। सर 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म पैदा हुए थे, सिंपल कर दिया। अब समटाइम ऐसा होता है कि आपने एक जवाब दे दिया, उसने कुछ पूछा आपसे, तो उस वक्त सोच के जवाब देना है आपने। क्या करना है? सोच। एक बार फिर सोच लें आप। यहां पे लोग फंस जाते हैं। क्या, किस चीज में फंसते हैं? मेरा अपना पहला इंटरव्यू इस बात पे ड्रॉप हुआ था, जो मैं ज़िंदगी में पहली बार, आज से 18 साल पहले की बात है, मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया था। इस बात पे मुझे ड्रॉप किया गया था। मेरे अंकल थे, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि बेटा आपने ये गलती की थी। और वो गलती क्या थी? जवाब देने से पहले सोचना है। क्या करना है? जवाब देने से बाद में नहीं सोचना। बाद का जवाब ये होगा, आपसे पूछ लिया गया कि जनाब फॉर एग्जाम्पल कि जनाब 12 का स्क्वायर बताएं, 144 है जनाब, आपने कह दिया 132, 142 कह दिया। या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आपने दे दिया बट उसने आपको मौका दिया कि बताएं जनाब, नहीं बेटा फिर सोच लें, तो दोबारा सोचना नहीं है। इंटरव्यू में सोचना कितनी बार होता है? एक दिन। सर आई एम श्योर अबाउट इट। बेटा एक बार फिर, ऐसा नहीं हो, नो सर आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब जो मैंने सोचना था वो सोचकर ही जवाब आपको दिया है, अब मुझे रिकंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार अगर आपको मौका मिले तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं बेटा आप सोच लें, नो सर आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब आपका जो पहला जवाब था वो आपने क्या किया था? तो जवाब सही गलत नहीं उसने देखना, उसने क्या देखना है? आपका जवाब देने का तरीक़ाकार, कि क्या वो तरीका सही है या तरीका आपका क्या है? गलत। ये कल भी मैंने आपको चीज़ें क्लियर की थी कि जवाब में सबसे ज़्यादा आपका तरीक़ाकार। कल हम एक डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि जब आपने दरवाजे में एंटर होना है, नॉर्मली जो आपके FPSC PPSC के इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि एक शख्स जो PN होता है वो ख़ुद ही दरवाज़ा खोल के आपको अंदर भेज देता है। जब वो अंदर भेज देता है तो आपका जो पहला जेस्चर होना चाहिए, एंटर होने के बाद बाकायदा तरीके से अस्सलाम वालेकुम सर, एक प्रॉपर वॉइस में कि जितने भी लोग बैठे हैं वो आपकी आवाज़ को क्या कर लें? सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर मैडम भी बैठेंगे तो फिर भी आपका सवाल क्या होना क्या चाहिए? सेंटेंस अस्सलाम। अगर सारी ही मैडम हो तो फिर मैडम पे जा सकते, होता नहीं है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम सर, चाहे मैडम बैठा तो ये नहीं अस्सलाम वालेकुम सर मैडम ना, अस्सलाम वालेकुम सर। चेयर के पास आपने आके ठहरना है। जो बंदा आपकी तरफ, जो मेन इंटरव्यू करने वाला बैठा देख रहा है, तो मे आई सिट प्लीज़, आप उससे परमिशन लेके बैठे, ठक करके नहीं बैठ जाए। बैठने के लिए मैंने आपको कहा कि बैठने के बाद एडजस्ट करें। फिर कल हम डिमॉन्स्ट्रेट कुछ इसके बारे में भी करेंगे और एक हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये इंट्रोडक्शन में बड़े लोग मार खा जाते हैं। यहाँ पर आप लोग रटा रटाया, जब माय नेम इज़ फ्लाम, माय क्वालिफिकेशन, तो वो गलत है यार। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है आपका वो स्लाइटली आपका नाम, तारीफ़ें ना हो, और आगे आपने अपना वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देना है। आपकी जो पोस्ट है क्या वो LLB की बेस पे थी जिस पे आप अभी अप्लाई करें? किस बेस पे है? असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है ना, लीगल ब्रांच में प्रैक्टिस उन्होंने मांगी हुई थी ना। तो इसका मतलब अब आप एक जहन बना लें, एक चीज़ क्लियर कर लें कि अगर किसी भी पोस्ट में प्रैक्टिस शर्त हो तो आपका करंट जॉब का एक ही जवाब है, दैट सर आई एम अ रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर, बस। और इसमें सेकंड चीज़ होती नहीं है। ओ भाई एफिडेविट देते हैं हम वकालत के वक्त कि मैं कोई सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट जॉब, कारोबार, तिजारत, पार्टनरशिप कुछ नहीं करता, मेरा ओढ़ना बिछोना खाना पकाना सिर्फ क्या है? वकालत है। इस जवाब पे बहुत लोग हमने ड्रॉप किए हैं। क्या करते हैं आप? सर मेरा बिजनेस है। बिजनेस है तो अल्लाह के बंदे, फिर तुमने 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से शो कर दिया?
इसका मतलब है तुमने गलत एफिडेविट, डोंट यू नो कि बिज़नेस नहीं कर सकते, उधर ही ठूस होगी सारी की सारी। तो ये पहला जवाब जो इंस्पेक्टर लीगल वाले लोग हैं वो जहन में रख लें। पहला जवाब इस चीज़ के बारे में, व्हाट डू यू डू, उससे पहले कि वो पूछे नाम क्या आपका? सैयद इमरान। सर माय नेम इज़ सैयद इमरान। तो कोशिश करें कि जो मेन फिगर्स है वही बताएं, ज़्यादा लंबा ना बताएं, इमरान हुसैन बुखारी और आगे खींच के नहीं। सर माय नेम इज़ सैयद इमरान, आई एम फ्राम, जो भी आपका जगह है आप वो बताएंगे, ठीक है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई एम प्रैक्टिसिंग इन फलां कोर्ट। अब अगली बात यहाँ पे मैंने आपको किस तरह कंफ्यूज करना है वो ये करना है, अच्छा लास्ट केस किस में पेश हुए थे? अगर नहीं हुए थे तो पकड़े गए। सर एक दिन पहले ही मैं फलां, तो आपने कोई रिसेंट उसमें जज का नाम, अपोजिट काउंसिल का नाम, आप किसकी तरफ से थे, किस स्टेज पे था, क्योंकि ये क्रिमिनल आपके इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट है। कम अज़ कम 5 से 10 केसेस का डाटा। आपका यादगार केस, सर एक बार वो मेरे पास एक केस आया था जहाँ पर ऐसा मैटर था, उसके लिए मैं प्रोसिक्यूशन की साइड से था, मैं अक्यूज़ की साइड से था, एक बेगुनाह। तो ये अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो मेरा भाई स्टोरीज होनी चाहिए आपके पास। किस चैम्बर में काम करते हैं, नहीं करते तो पकड़े गए, नहीं भी करते तो ये आज डाटा बनाए अपना कि जनाब मेरा नाम सैयद इमरान है, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अगर आप लोअर कोर्ट पे हैं तो जी मैं लाहौर लोअर कोर्ट्स में जो है प्रैक्टिस करता हूँ। जनरली मैं क्रिमिनल केसेस को डील करता हूँ एज अ जूनियर लायर, एज एन एसोसिएट लायर। मैं जो है सर उमर लॉ फर्म के साथ या फ़लाँ लॉ फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं सर मैं उनको देखता हूँ। लास्ट टाइम किस केस में पेश हुए थे? सर लास्ट टाइम खुद ही आप उसको बता देंगे तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा। सर लास्ट टाइम जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़लाँ के पास एक केस था जहाँ पे मैं इस्तगासा के लिए गया था, और हमने वहाँ पर से एक इस्तगासा दायर किया था और मैं वहाँ पे कंप्लेनेंट साइड से था। उसको पता चल गया कि ये बंदा पक्का है, इसने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस कर रहा है, इसको चीज़ों का पता है। ये बात बड़ी क्लियर कर लें। इस पर आलमोस्ट 100 में से 70 बंदे हम ड्रॉप करते थे कि जहाँ पे भी जुडिशल इंटरव्यू में एडीपीपी, एडी लीगल, एडीए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती थी, और अगर कोई बंदा इसका जवाब प्रैक्टिस सेट के दे देता था ना तो अल्लाह हाफिज़ हो जाता था। तो जब आप प्रैक्टिस में हैं या कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि जो भी लोग इंस्पेक्टर वाले, ये सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल वाले हैं, ये मेरे जितने प्रोसिक्यूशन के लेक्चर्स नेट पे पढ़े हैं वो सारे सुने, ख़ास तौर पे 22 से 22B वाले सुने, कंप्लेंट वाले सुने, क्रिमिनल प्रोसीजर वाले सुने, पाकिस्तान पिनल कोड वाले लेक्चर सुने, जो फिंगर टिप्स के लेक्चर्स हैं वो ज़रूर सुने, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, FIA एक्ट वो, और FIA किस किस्म के जराइम, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता, शायद आपको भी पता ना हो FIA करती क्या है, क्या FIA का दायरा कार क्या है, किस किस्म के जुर्म डील करती है। इतना नहीं सोचना, इतना सोचेंगे एक स्मगलिंग एक केस है, FIA बहुत से केसेस के साथ डील करती है। PPC के भी कुछ सेक्शंस हैं, उसके अलावा बेसिकली जो आपकी बाकी प्रोसिक्यूशन होती है वो किसके ऊपर बेस कर रही होती है, वो तो आपके वो चल रही होती हैं जो प्रोसिक्यूशन होती है। ये जितने भी आपके इस टाइप के होते हैं जो ओवरऑल वन प्रोवेंस टू अनदर प्रोवेंस, आपके जो मोबाइल की जितनी भी कंप्लेंट्स टाइप होती है ना सारी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, हरास कर रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें, सोशल मीडिया XYZ इस किस्म की जितनी भी आपकी होती हैं। कोई बंदा अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डराता है, धमकाता है, इसके बहुत सारे, वो मैं आपको सारे के सारे पूरी तफसील इसकी दूँगी, आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ़ जॉब। उसके लिए सबसे बेहतर एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं बल्कि यहाँ पे अरेंज कर दूँगा आप लोगों के लिए, मैं कोई एक असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का बुला दूँगा, उसके साथ बैठ के आपने एक सेशन करना है, उसके सारे जॉब डिस्क्रिप्शन पूछनी है, जिस जॉब के लिए आप जाते हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कम्प्लीटली पता होनी चाहिए कि वहाँ पे आपने करना क्या है, और आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसके साथ थोड़ा सा करना है कि जनाब मैं इस, तो क्यों आप क्रिमिनल साइड पे, आप क्यों प्रैक्टिस छोड़ के क्यों आना चाहते हैं? सर डेफिनेट जो एक गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना जो एक फ्यूचर है उसको एक अच्छे इदारे के साथ रिलेट करते हुए सिक्योर कर सकूँ। सरकार हरगिज़ बुरी नहीं, ये बात पहले दिन बिठा लें,
सरकार से अच्छा कोई भी नहीं है, सरकार में कोई खामी नहीं है। जिसने सरकार की खामी बताई तो फिर आप सरकारी नौकरी क्या करने आए हैं मेरा भाई? जाएं फिर आप जाकर सरकार के ख़िलाफ़ हैं तो आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन सेशंस में हम आपको बताते रहेंगे। इस हवाले से कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।